कब तक तुम ऐसे ही बचपना करती रहोगी? उसमें उन बच्चों की क्या गलती है? जब से शादी की बात चली है उस दिन से तुम मुंह फुला कर रखे हो। किशोर जी कामिनी जी को समझाते हुए बोल रहे थे। काश तुम समझ पाते मेरे दिल की बात, पर तुमने कभी कोशिश ही नहीं की और मैं बस अपने आप में सिमट कर रह गई। कामिनी जी किशोर जी से बातें कर रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। बड़ी माँ, हम अंदर आ जाएं? नकुल दरवाजे पर ही खड़े खड़े पूछा। इसमें पूछने की क्या बात है बेटा, आओ ना, किशोर जी ने कहा। नकुल अपनी नवविवाहिता कृति के साथ कमरे में आकर दोनों के पांव छूकर आशीर्वाद लिया और कामिनी जी के हाथ में एक तोहफा रखते हुए कृति ने कहा, यह हम दोनों की तरफ से आपके लिए है माँ। हाँ हाँ, उधर मेज़ पर रख दो, कह कामिनी जी कमरे से निकल गईं। बेटा, बहू को अभी अपने कमरे में ले जाओ। तुम तो अपनी बड़ी माँ का स्वभाव जानते ही हो। बहू को थोड़ा वक्त दो, वो भी सास को समझ जाएगी। धीरे से नकुल के कंधे पर हाथ रख किशोर जी बोले। कामिनी जी के व्यवहार से वो बहुत आहत हुए थे, पर समझाने का मतलब वो जानते थे कि बोलचाल बंद कर कमरे में पड़ी रहेगी, इसलिए वह नकुल को समझाने लगे। नकुल कृति को अपने कमरे में लेकर गया और बोला, कृति, बड़ी माँ के इस व्यवहार के लिए मुझे माफ़ कर दो। बस एक विनती करता हूँ, पर बड़ी माँ को कभी भी भूल से भी कुछ मत कहना। वो जैसे भी हैं मेरी माँ हैं और मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। तुम चिंता मत करो नकुल, शादी से पहले जब भी तुमसे बात हुई तुमने अपनी बड़ी माँ का ही जिक्र किया, तभी मैं समझ गई तुम्हारी ज़िंदगी में उनका स्थान बहुत ऊंचा है। तुम बेफिक्र रहो, कृति ने नकुल को तसल्ली देते हुए कहा। शादी का तीसरा दिन था। मेहमान लगभग सब चले गए थे। रह गए थे तो कामिनी जी की दोनों बेटियों का परिवार, जिनकी विदाई करने की तैयारी करके नकुल निकल गया था। सब सामान बांधकर दोनों बहनें कृति से मिलने पहुंची। दोनों बहनें नकुल से बड़ी थीं, निशी और निवी। कृति, हम ज़्यादा दिन यहाँ नहीं रह पाएंगे। शादी से सप्ताह भर पहले से ही यहाँ आए हुए थे हमारे इकलौते भाई के ब्याह की तैयारी करने। अब इस घर को तुम संभालो। हाँ, माँ की किसी बात पर दिल से मत लगाना, रहते रहते तुम खुद उनका को समझ जाओगी। बड़ी नंद ने कृति से कहा। जी दीदी, आप निश्चिंत रहें। कृति दोनों नंदों के लिए साथ लाया तोहफा देते हुए बोली। दोनों नंदों के चले जाने के बाद अब घर में 4 लोग ही रह गए थे। कामिनी जी कृति से ज़्यादा बात नहीं करती थी, पर कृति अपनी जिम्मेदारी समझ रसोई का कार्यभार उठाने लगी थी। पर एक डर मन में उसके भी लगा रहता था, कोई गलती ना हो जाए। कामिनी जी का व्यवहार कृति को कभी कभी समझ ही नहीं आता था। ऐसे में वो एक दिन परेशान हो नकुल से पूछ बैठी, कृति, अब तुम्हें क्या बताऊं? ना वो हादसा होता, ना मैं अपने माता पिता को खोता, ना बड़ी माँ मुझसे उखड़ी उखड़ी रहती। दोनों दीदी बड़ी माँ की बेटियां हैं। याद है मुझे घर में सब बोल रहे थे हमारा एक और भाई या बहन आने वाला है। हम तीनों बच्चे स्कूल गए हुए थे। मम्मी पापा डॉक्टर के पास शहर गए हुए थे। उधर ही एक ट्रक ने ज़ोरदार टक्कर मार दी और दोनों वहीं। कह नकुल थोड़ा सा उदास हो गया। उसके बाद बड़े पापा ने ही मुझे संभाला। सब बड़ी माँ को बोलते, 2 बेटियां हैं, एक बेटा कर लो, पर बड़े पापा कहते नकुल ही हमारा बेटा है ना। बड़ी माँ तब कहा करती थी, बहुत करते हो ना मेरा बेटा मेरा बेटा, अरे एक दिन ये भी हिस्सा लेकर चलता बनेगा। आजकल अपने माता पिता को तो लोग साथ नहीं रखते हैं, हमें क्या अपना मानेगा। बस मुझे ये बात बहुत चोट करती थी। सच कहूँ, अपने माता पिता को तो अब मैं भूल ही गया हूँ। जो हैं अब यही मेरे माता पिता हैं और मैं बड़ी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। मैं इसलिए इसी शहर में पारिवारिक व्यवसाय करने लगा। चाहता था कहीं अच्छी नौकरी करूंगा, पर फिर बड़ी माँ को लेकर अपना ख्याल त्याग दिया। अब अपनी पत्नी से भी यही उम्मीद करता हूँ कि वो मेरा साथ दे और बड़ी माँ को भी माँ ही समझे, ताकि उसे कोई और ताने सुनने की नौबत ही ना आए। तुम मेरे लिए इतना कर सकोगी ना? हाँ नकुल, कौन सा हमारा परिवार बहुत बड़ा है, फिर मेरे घर में खुद ही सब मिलकर रहते हैं। मैं कोशिश करूँगी बड़ी माँ को मुझसे कोई शिकायत ना हो, कह कृति सोने की कोशिश करने लगी। कामिनी जी अभी भी ज़्यादा नहीं बोलती थी। उन्हें पता नहीं क्यों नकुल अपना लगता न कृति, वो एक दूरी सी बनाकर रहती। एक दिन किशोर जी ने कामिनी जी से चाय बनाने को कहा। उस दिन उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, फिर भी वे रसोई में जाकर चाय बनाने लगी। कृति वहीं खाने की तैयारी कर रही थी। वो देख रही थी कामिनी जी बार बार अपना सिर पकड़ रही हैं। माँ, आप बैठ जाइए, मैं चाय बनाकर आप दोनों को दे दूँगी, कृति ने कहा। नहीं नहीं, मैं कर लूँगी, तुम खाने की तैयारी करो, कह कामिनी जी सॉस पैन पकड़ने को हुई थी कि उनके हाथ से लगकर पूरी चाय गिर गई और हाथ जल गया। कह रही थी ना माँ, आप बैठिए, आप ज़रा भी मुझे नहीं सुनती हैं। दीदी होती तो आप क्या उन्हें नहीं सुनती? फिर ये हाथ जला बैठी। लाड़ और गुस्से की मिलीजुली प्रतिक्रिया करती कृति जल्दी से कामिनी जी के हाथ ठंडे पानी में डाल दिए। चाय की देरी देख किशोर जी दरवाजे पर आ सास बहू का रूप देखकर चुपचाप वहीं जड़ से खड़े रह गए थे। मैं ठीक हूँ, उनको जल्दी चाय चाहिए थी और देरी हो गई।
भुनभुनाती हुई कामिनी जी बोली। देरी तो कामिनी तुम अभी भी कर रही हो। अरे दोनों बच्चे तुम पर जान छिड़कते हैं और तुम अभी भी उनकी माँ नहीं बन पाई हो। नुकुल तो शुरू से ही तुम्हें बड़ी माँ ही बोलता था, उसको आदत है। पर बहू, वो तो जब से आई है तुम्हें माँ ही कह रही है। अरे कभी माँ की ममता भी दिखा दो, अब तो समझो। चलो मैं बाहर चाय पी लूँगा, तुम आराम करना। और हाँ बहू, अब से इसकी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, करने दो इसको जो मन करता है। कहकर किशोर जी तो निकल गए। कामिनी जी कुछ देर चुपचाप वहीं बैठी रहीं, फिर हाथों की जलन कम होने पर बोली, मैं कमरे में जा रही हूँ, सब खाना खा लेंगे, उसके बाद मेरे कमरे में आ जाना। कृति ने हाँ में सिर हिला दिया। खाने के बाद कृति कामिनी जी के कमरे में गई तो कामिनी जी एक हार निकालकर कृति को पहनाते हुए बोली, ये मेरी सास ने मुझे दिया था बहू, मैं सहेज कर अपनी बहू के लिए रखी हुई थी। हमेशा तमन्ना थी अपने हाथों से अपनी बहू को पहनाऊंगी, पर मेरी किस्मत में बेटियां लिखी थी। मैं नुकुल को कभी दिल से अपना नहीं पाई, पर अब एहसास हो रहा है मेरा बेटा तो सालों से मेरे साथ ही था, बस मैं ही समझ न पाई। काश ये बात मैं पहले समझ जाती तो यह हार पहले ही दिन अपनी बहू को पहना देती। मुझे माफ़ कर देना बहू, नुकुल का दिल बहुत बड़ा है, मैं हमेशा उसे दुत्कारती रही, पर उसने मुझे हमेशा माफ़ करा। माँ ही समझता रहा, पर मैं ही माँ नहीं बन पाई। उनके स्वर में आत्मग्लानि दिख रही थी। कृति कामिनी जी के पांव छूकर आशीर्वाद लेते हुए बोली, माँ, नकुल के लिए आप ही उसकी माँ हैं और मेरे लिए मेरी सासू माँ। मैं जब से आई हूँ आपको ही जान रही हूँ और आप हमसे बड़ी हैं, माफ़ी मांगकर हमें शर्मिंदा ना करें। दरवाजे पर खड़े किशोर जी और नकुल की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए थे। नकुल कब से इस दिन का इंतज़ार कर रहा था कि उसे उसकी माँ का प्यार मिल सके। सुन बेटा, तेरी बड़ी माँ को माफ़ कर देना। कहते हैं ना, माफ़ करने वाले का दिल बहुत बड़ा होता है, और मुझे पता है मेरे बेटे का दिल बहुत बड़ा है। किशोर जी धीरे से नकुल से बोले, नकुल मुझे माफ़ कर दे बेटा, काश तुम समझ पाते मैं ऐसी क्यों हो गई थी। कामिनी जी ने कहा, मेरे दिल में कोई गिला नहीं है बड़ी माँ, मैं सब जानता और समझता हूँ। बड़ी माँ, तभी तो मैं हमेशा से आपके पास ही रहा, कभी छोड़कर जाने की सोचा ही नहीं। मेरे लिए आप दोनों ही मेरे माता पिता हो, जिन्होंने मुझे संभाल कर बड़ा किया। कहता हुआ नुकुल आज पहली बार अपनी बड़ी माँ के गले से लगकर रोने लगा। माँ बेटे का मिलन देख किशोर जी भी अपने आंसू रोक न पाए, तो इसे कहते हैं ना हैप्पी एंडिंग। अपने साथ घुमाने ले जा रहे हैं। बेटा बहू तो बहुतों के होते हैं, पर कोई अपनी माँ के लिए इतना नहीं करता। बड़ी नसीबों वाली हो भाभी, रेखा की ननंद जाते जाते संगीता से बोली। नसीबों वाली, इस शब्द ने रेखा को अतीत में पहुंचा दिया। आज तक तो वह अपने लिए मनहूस, बदनसीब, करमजली आदि शब्द सुनते आई थी। 22 साल की उम्र में उसकी शादी सोमेश से हुई थी। पति एक फैक्ट्री में काम करते थे, घर में सास, 2 ननंद भी थी। उसने अपने पति का पूरा साथ दिया। सास और ननंद तो उसे तंग करते थे, पर पति उसका सदा ध्यान रखते थे। वे कभी उस पर गुस्सा नहीं करते थे और हर समय उसे सहयोग के लिए तैयार रहते थे। अगर वे अपनी माँ और बहन का भी पूरा ध्यान रखते थे, परंतु उन लोगों को उनका अपनी पत्नी का इतना ख्याल रखना नहीं भाता था। इस बात से वो लोग रेखा से चिढ़ जाती थी। शादी के 5 साल हो गए थे, दोनों ननंदों की शादी हो गई, वे एक पुत्र राजन का जन्म हुआ। रेखा अपने जीवन से संतुष्ट थी, पर अचानक दुर्भाग्यवश फैक्ट्री में हुए एक एक्सीडेंट में उसके पति की मौत हो गई। उसका जीवन अंधेरे में डूब गया। वे मनहूस, करमजली, बदनसीब हो गई। बस यही बात अच्छी रही कि उसे पति की फैक्ट्री में काम मिल गया और पति के कुछ पैसे भी। वह भरण पोषण के लिए किसी पर आश्रित न रही। उसे मिलने वाले पैसे सभी को दिखते थे, पर उसका दुख किसी को नहीं। उसके भाई ने उसकी दूसरी शादी करवानी चाही, पर वह तैयार न हुई। उसने साफ कह दिया कि सोमेश का उसके जीवन में जो स्थान था, वो स्थान वह पूरी जिंदगी किसी और को नहीं दे सकती। सोमेश चला गया, पर उसकी यादें सदा उसके साथ हैं। सोमेश का उसके जीवन से जाना वो रिक्त स्थान है जो कोई भी कभी भी नहीं भर सकता है। सोमेश, उसके जीवन साथी के जाने का दर्द कोई नहीं बांट सकता था। किसी के यहाँ कोई मांगलिक कार्य होता तो वह पहले जाती थी, पर जब उसने देखा कि किसी भी शुभ अवसर या कार्य में उसकी उपेक्षा की जाती है और उसकी उपस्थिति कोई नहीं चाहता, यहाँ तक कि कोई उसका मुंह भी देखना नहीं चाहता, तो उसने जाना भी छोड़ दिया। सोमेश के जाने के लिए वह कतई दोषी नहीं थी, और उसके जाने के बाद वह उसकी सारी जिम्मेदारियां भली भांति उठा भी रही थी, पर फिर भी कोई उसे पसंद नहीं करता था। उसने अकेले ही अपने दम पर अपने बेटे का पालन पोषण और पढ़ाई लिखाई अच्छे से की।
उसने सारी जिम्मेवारियों को निभाया, सारे काम किए, ऊपर से वह शांत बनी रही। पर सुमेश के जाने का दर्द हर घड़ी हर पल उसे काटता रहा। बेटा भी मेहनती और योग्य निकला, पढ़ लिख कर अफसर बना और पत्नी भी अफसर पाई। दोनों रेखा का पूरा सम्मान करते और ध्यान रखते। उसे अब किसी चीज़ की कमी न थी, पर जीवन साथी के साथ ना होने का दर्द सदा उसके साथ रहा और कोई भी खुशी उसे कम न कर पाई। 7 माह पहले ही शादी हुई, बेटा बहू हनीमून मनाकर आए और अब माँ को घुमाने ले जा रहे थे। बस इसी बात पर उसकी नंद उसे सुना गई। क्या हुआ माँ, क्या सोच रही हो? राजन रेखा के पास बैठते हुए बोला। काश आज तुम्हारे पापा होते और हम सब एक साथ जाते। रेखा ने एक गहरी सांस ली। हाँ माँ, ऐसा होता तो बहुत अच्छा होता, पर हमारा सौभाग्य है कि तुम हमारे साथ हो। माँ, हमारे लिए तुम खुश रहा करो और अपना आशीर्वाद बनाए रखो। राजन माँ का हाथ पकड़कर बोला। माँ ने उसे गले से लगा लिया। तो सही बात है, इस दुनिया में 2 तरह के इंसान रहते हैं। एक वो जो दूसरे के दुख दर्द को समझते भी हैं और बांटते भी हैं, और एक वो जो दूसरे के दुख दर्द को न समझते हैं और ऊपर से ज़्यादा दुख पर दुख दिए जाते हैं अपने कटु शब्दों के साथ। और वह ये भूल जाते हैं कि एक दिन उनका किया भी उनके सामने आएगा। इंसान जो बोता है वो ही काटता है। तो ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।